नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का गठन किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश के चिकित्सा शिक्षा विनियामक के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद को प्रतिस्थापित करेगा। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद पाठ्यक्रमों के खराब विनियमन, जवाबदेही की कमी, कथित भ्रष्टाचार इत्यादि समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। अगर एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या क्या कार्य करेगा। ये आयोग चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्धारण करेगा। ये स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करेगा। विधेयक के तहत निर्मित नियमों का राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एमबीबीएस के बाद अंतिम वर्ष के कॉमन टेस्ट यानी नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट से संबंधित नियमों पर कार्य करेगा। इसके साथ ही ये निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के विनियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए मानकों का विकास करेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अतिरिक्त 4 स्वायत्त बोर्ड भी गठित किए गए हैं, जिसमें पहला है स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, दूसरा है परास्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, तीसरा है चिकित्सा आकलन एवं मानक बोर्ड और चौथा है नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण से जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण ने पूर्वव्यापी कर मामले में भारत के विरुद्ध वोडाफोन के पक्ष में निर्णय दिया है। हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण ने ये निर्णय दिया है कि वोडाफोन पर कर देयता भारत और नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का उल्लंघन है। दरअसल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रत्येक देश की कंपनियों द्वारा दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण के लिए अनुमति प्रदान करती हैं। आपको ये बता दें कि ये विवाद वर्ष 2007 में हचिसन वाम्पोआ की हचिसन एसआर के वोडाफोन द्वारा अधिग्रहण के समय से चला आ रहा है। भारत ने इस सौदे पर करारोपण की मांग की थी क्योंकि अंतर्निहित संपत्ति भारत में थी। इसके साथ ही इसके लिए भारत सरकार ने वोडाफोन को पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने का निर्देश दिया था। तब संसद ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने और करों के भुगतान के लिए वोडाफोन को उत्तरदायी बनाने के लिए वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन किया था। सरकार ने कर प्राधिकरणों को अधिक अधिकार देने के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार का प्रवर्तन किया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करने और करों के लिए वोडाफोन को उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी एक पूर्व प्रभावी संशोधन किया गया था। इसीलिए वर्ष 2014 में वोडाफोन समूह ने मध्यस्थता न्यायालय में भारत के विरुद्ध मध्यस्थता संबंधी कार्रवाई आरंभ की थी। कंपनी ने ये कार्रवाई भारत और नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि के अनुच्छेद 9 के तहत आरंभ की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्वव्यापी कराधान क्या होता है। ये किसी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं या सौदों पर कर अधिरोपण का नियम पारित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके तहत कंपनियों से उस पिछली तिथि से कर उद्ग्रहित किया जाता है जिस तिथि को ये कानून पारित हुआ था। देशों द्वारा इस विकल्प का उपयोग अपनी उन कराधान नीतियों में किसी भी प्रकार की विसंगति के उन्मूलन के लिए किया जाता है जिनका कंपनियों द्वारा अतीत में लाभ उठाया गया था। भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली सहित कई देशों ने कंपनियों पर पूर्व प्रभावी कर आरोपित किए हैं। अगली खबर बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, भारतीय साधारण बीमा निगम GIC और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 2020-21 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता यानी DSIIs के रूप में निर्धारित किया है। DSIIs ऐसे आकार, बाजार, महत्व और घरेलू और वैश्विक रूप से परस्पर संबंध बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनका संकटग्रस्त या विफल होना घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण हो सकता है। इस प्रकार उन्हें ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जिनका बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण विफल होना अर्थव्यवस्था के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। अब आपको बताते हैं DSIIs पर क्या शर्तें लागू हैं। दरअसल इन्हें अपने कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए, सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करनी चाहिए और जोखिम प्रबंधन की एक बेहतर संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। DSIIs के समान ही
भारतीय रिजर्व बैंक भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों यानी DSIBs की घोषणा करता है, जिसमें शामिल हैं भारतीय स्टेट बैंक, ICICI और HDFC बैंक। आयुष्मान भारत योजना के 2 वर्ष पूर्ण हुए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित आयुष्मान भारत योजना को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। आयुष्मान भारत में 2 अंतर संबंधित घटक शामिल हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी HWCs। इसमें रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को परिवर्तित करके 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण करना शामिल है। दूसरा घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। योजना के तहत परिवार के आकार पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। अगली खबर विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के 3 वर्ष पूर्ण हुए। योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल निर्धन परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदु। योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीं लिया जाएगा। LED बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच आदि के साथ सिंगल पॉइंट वायरिंग भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए भी विद्युत वितरण कंपनी कोई शुल्क नहीं लगाएगी। योजना का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। लाभार्थी परिवारों की पहचान सामाजिक और आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 यानी SEC 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके की जाएगी। हालांकि SEC डेटा के तहत कवर नहीं किए गए गैर विद्युतीकृत घरों को भी 500 रुपए के भुगतान पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस योजना से होने वाले लाभ। इससे मिट्टी के तेल की खपत में कमी आएगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही संचार प्रणाली में सुधार और लोक सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेषकर महिलाओं के लिए रोजमर्रा के कामों में उनके जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे उपकरणों और मानव संसाधन की कमी, डिस्कॉम्स की वित्तीय अव्यवस्था आदि। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बिहार में सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदम। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न असाधारण उपायों की घोषणा की है, क्योंकि ये चुनाव वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रति मतदान केंद्र मतदाता की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1000 की गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाता, कोविड पॉजिटिव मतदाता और जो क्वारंटीन है, उनके लिए भी डाक मतपत्र द्वारा मतदान का प्रावधान किया गया है। घर घर अभियान, रोड शो आदि के लिए उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा फेसलेस अपील की सुविधा आरंभ की गई। फेसलेस अपील में कर अधिकारी के समक्ष करदाता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। फेसलेस अपीलों के अंतर्गत बड़ी कर अपवंचना, गंभीर धोखाधड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन अधिनियम के मामलों को छोड़कर सभी आयकर अपीलों को शामिल किया जाएगा। ये अपीलकर्ता के लिए अपील के आदेश सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करेगा और मुकदमेबाजी को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। ये और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। मामलों का आवंटन डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से किया जाएगा। इसे हाल ही में आरंभ की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पहल के हिस्से के रूप में प्रारंभ किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नए और मौजूदा उद्योगों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और निजी जल आपूर्ति टैंकरों के लिए भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा। NOC की शर्तों का पालन न करने पर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। दिशा निर्देशों में कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना आदि।
आकस्मिक बाढ़। हाल ही में असम के कुछ गांव आकस्मिक बाढ़ से जलमग्न हो गए। निम्न जल स्तर में त्वरित वृद्धि और प्रवाह का मंद होना और अत्यधिक जल विसर्जन आकस्मिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड की विशेषताएं हैं, जिसके अचानक घटित होने के कारण अत्यधिक नुकसान होता है। फ्लैश फ्लड अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों और ढलान वाली भूमि पर आती है, जहां अत्यधिक वर्षा या मेघ प्रस्फुटन की घटनाएं सामान्य हैं। इसके अलावा अन्य कारणों में ढाल पर ऊपर की ओर स्थित जलाशयों से जल का अकस्मात निर्गमन, भूस्खलन आदि के कारण बांध की दीवारों और नदी तटबंधों के टूट जाने से होने वाला जल निकास इत्यादि है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया यानी फेम इंडिया। सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रिक बसें और 241 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 के एक भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग ने वर्ष 2015 में फेम इंडिया योजना तैयार की थी। फेम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देना और उनका सतत विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना का प्रथम चरण 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ और दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसे कुल 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया गया है। भारत की प्रथम क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन यानी RRTS। RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थलों को जोड़ने वाली एक नई समर्पित उच्च गति वाली उच्च क्षमतावान व आरामदायक नियमित यात्री सेवा है। RRTS पारंपरिक रेलवे से अलग है क्योंकि ये उच्च गति पर विश्वसनीय, उच्च आवृत्ति युक्त और निर्दिष्ट स्थलों के बीच क्षेत्रीय यात्रा को संपन्न कराएगी। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा किया जा रहा है, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। शुरुआत में ये ट्रेन सेवा दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, गलियारे पर संचालित की जाएगी। जिम्बेक्स 20 ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इसे उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। जिम्बेक्स को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था। भारत और जापान के बीच अन्य सैन्य अभ्यास धर्मा, गार्जियन आदि हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वॉरहेड यानी युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत विकसित अन्य मिसाइल प्रणालियां हैं अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।